हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग शॉर्ट में इस टॉपिक को ITF भी कहते हैं और इस टॉपिक का दूसरा नाम सर्कुलर फंक्शन भी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये टॉपिक जो है तीन टर्म से बन के निकल के आ रहा है। पहला है इन्वर्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा फंक्शन। फंक्शन से आप लोग वाकिफ हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आप वाकिफ हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इन्वर्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ लिया है, अब उनके इन्वर्स कैसे निकाले जाएंगे या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उनको हम कैसे डील करते हैं, क्या क्या उनके फार्मूले होंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स कैसे बनाया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी फंक्शन को इन्वर्स कैसे बनाया जाता है और उनके लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए दो शर्त होती है। पहला वो फंक्शन 1-1 हो और दूसरा वो 1-2 हो। 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं? 1-1 फंक्शन वैसे फंक्शन कहते हैं जिनका हर एक एलिमेंट के प्रति एक ही इमेज रहता हो, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज हो, सेम नहीं होता है। अगर हम 1 इनपुट में दिए हैं तो उसका आउटपुट कुछ आया होगा, मान लीजिए 5 आया है, तो 2 डालेंगे तो फिर 5 नहीं आना चाहिए, कुछ नया एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, इसे 1-1 फंक्शन कहा जाता है। और 1-2 फंक्शन किसे कहते हैं? 1-2 फंक्शन में वैसा फंक्शन कहते हैं जिसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए। कोडोमेन क्या होता है? जिसे हम लोग जनरली कहते हैं कि A से B फिर जो फंक्शन ले जाते हैं तो हम लोग कहते हैं उसके कोडोमेन है। ठीक है, तो B फंक्शन को हम लोग, B सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, और उसे रेंज जब कैलकुलेट करते हैं और वो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो 1-2 फंक्शन है। तो आइए पहले चलेंगे, तो लिख देता हूं मैं यहां पर फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन function must be first 1-1 and second 1-2। ठीक है, 1-1 के लिए शर्त होता है कि if f(x1) is equal to f(x2), this implies x1 इक्वल टू x2। करेक्ट। और 1-2 के लिए शर्त होता है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, दूसरे शब्दों में को डोमेन जो होता है वो B होता है जनरली, B इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसे आप नोट करें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज को रिकैप करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला फंक्शन आप लोग जानते हैं
साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो इनका डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ लिखेंगे। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज जो होता है साइन एक्स का वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर 1 तक, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और -1 को इंक्लूड करके। सिमिलरली हम बात करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स की। इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर और इसका रेंज जो होता है -1 से 1 तक। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू tan x, ठीक है। इसका इनपुट हम लोग क्या कर दे सकते हैं? इसका डोमेन क्या क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ और मल्टीपल ऑफ π/2। तो लिखेंगे 2n + 1 इंटू π/2, ये लिखते हैं ना, ठीक है। यानी π/2, 3π/2, 5π/2 उनको निकालना पड़ता है क्योंकि उन सब जगहों पर ये जो होता है tan जो होता है अनडिफाइन हो जाता है और दूसरे शब्द को कहें कि 1/0 का फॉर्म आ जाता है। और इसका रेंज जो होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, y इक्वल टू cot x। तो cot x का कहानी जो है, अगर रेंज की बात करें, रेंज इक्वल टू r माइनस n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे रखने से कॉट जो जाता है वो क्या होता है? अनडिटरमाइंड हो जाता है, इसलिए n पाई को हटा देते हैं। और इसका भी रेंज जो होता है वो क्या होता है? पूरा रियल नंबर होता है, करेक्ट। उसके बाद y इक्वल टू सेक x, ठीक है। सेक x का क्या होगा आप लोग बताएं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो सेक जो होता है 1/cos होता है और जो cos होता है वो कहाँ कहाँ डिफाइन होता है? n और cos 0 कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2n + 1 π/2, इनको घटा देंगे, ये नहीं रहेंगे। और इनका रेंज क्या होगा बताइए? -∞ से लेकर -1 तक यूनियन, -1 भी होगा, इंक्लूड होगा, जानते हैं आप लोग। 1 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को नहीं लेंगे। नेक्स्ट 6, y इक्वल टू cosec x। cosec x का बताएं आप लोग डोमेन क्या होगा? तो हम लोग याद नहीं रखते हैं, हम लोग समझते हैं, आपको पता होना चाहिए। cosec x जो है 1/sin है और sin 0 कहाँ कहाँ होता है? n पाई पर। तो जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है तो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए हम r माइनस n पाई करेंगे क्योंकि n पाई पर sin 0 हो जाता है और sin 0 जब होगा तो कोसेक अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए r माइनस n पाई। और इसका रेंज जब लिखेंगे तो -∞ से लेकर -1 इसका भी होता है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। इधर नोट करिए आपको। अब एक एक फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि क्या वो फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और नहीं है तो कैसे उसे इन्वर्टिबल बनाया जाएगा। शुरू करते हैं sin x से। y इक्वल टू sin x,
इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग जल्दी से। ये है पाई, ये 2 पाई और ये पाई बाय 2, और जब इधर एक्सटेंड करेंगे हम लोग तो ये होता है माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2, करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और आप इसे जानते भी हैं कि 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग s के अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू पाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर साइन 30 पुट करेंगे तो हाफ वैल्यू आएगा, और साइन 150 पुट करेंगे तभी हाफ आएगा। तो इस वजह से हम कहेंगे ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो फिर हम लोग इन्वर्स के बारे में बात कैसे करेंगे? ये हमारे लिए एक बात होती है कि जब इन्वर्टिबल होने के लिए 2 शर्तें हैं, पहला 1 1 है और दूसरा 1 2 है। तो 1 1 है नहीं, अब 1 1 नहीं है तो इसे कैसे 1 1 बनाया जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि स्टडी करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में हर बार कोई भी चीज को लेकर जाते हैं n तक। हम लोग स्टडी करते हैं n तक के लिए या इन्फिनिट तक के लिए, हमें पता नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा जनरेट करते हैं। जैसे लाइन है, लाइन क्या है? वो इन्फिनिट तक का कॉन्सेप्ट है। क्या हम लोग इन्फिनिट तक कभी जाते हैं? हमारा सारा काम जो है वो लाइन सेगमेंट से ही हो जाता है, कभी भी हम लोग इन्फिनिट तक जाते नहीं हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कई सारे हम लोग काम जो है वो पर्टिकुलर डोमेन में अपना काम हम लोग कर लेते हैं, और दूसरे डोमेन में जाने की जरूरत पड़ती है तो फिर देखा जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फंक्शन का डोमेन जो है, इस फंक्शन के डोमेन को थोड़ा सा हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस ये डोमेन पर फंक्शन जो है रिपीट नहीं कर रहा है। तो अलग अलग जगहों पर हम देख सकते हैं। शुरू करते हैं 0 से पाई के बीच। देखिए आप 0 से पाई के बीच देखिए, तो 0 से पाई के बीच देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू आ रहा है, और इनफैक्ट बहुत जगह पे सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो 0 से पाई तक यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे 1 1 नहीं डिफाइन कर सकते हैं। पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक देखिए, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर फंक्शन जो है कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। आप इधर ध्यान मत दीजिए, केवल यहां से लेकर यहां तक ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। तो यहां पर आप देखेंगे तो फंक्शन का रिपीटिशन कहीं पर भी नहीं है, वापस नहीं आया है। एक बार जब चला है तो नीचे वापस चला गया है, ठीक है। तो यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बैक आएंगे, पीछे आएंगे तो फिर यही चीज आप पाएंगे। माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक के सेक्शन को देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे, तो इस पार्ट में भी ये फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि यहां पर ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरऑल अगर पूरे डोमेन के लिए बात करेंगे तो पूरे डोमेन के लिए 1 1 नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर यह फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और वैसे यहां पर बहुत सारे पार्ट हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन x इज 1 1 इन इंटरवल फर्स्ट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सेकेंड पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, थर्ड
3π/2 to 5π/2 and so on. So there are many intervals are possible where sin x is 1 1. So in this regard we choose one branch which is called principal branch. हम लोग क्या करते हैं, इतने ब्रांचेज में से बहुत सारे ब्रांच है जहां पर ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो हम लोग एक ब्रांच को चूज करते हैं जो सबसे लोएस्ट इनपुट के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि -π/2 और से लेकर π/2 के बीच भी ये 1 1 है और भी इंटरवल में 1 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, -π/2 से π/2 को हम लोग कंसिडर करते हैं और इसे हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं और कहते हैं ये प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। और इसी पर हम लोग इस फंक्शन को स्टडी करते हैं, तब जाकर sin x जो है वो 1 1 फंक्शन बनता है और तब जाकर इसे इन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो फिर से हम लोग रीडिफाइन करते हैं इंटरवल के लिए, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए हम लोग फिर से रीडिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि y इक्वल टू sin x, ठीक है। दिस इंप्लाई x इक्वल टू sin इनवर्स y। देखिए sin इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, sin इनवर्स y। सबसे पहले, उसके बाद इसे हम लोग फिर बाद में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में y रहता है और राइट हैंड साइड में x रहता है। इसे हम लोग एक्सचेंज करके लिखते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। दिस इज पॉसिबल when x is equal to या x belongs to -1 to 1 and y belongs to -π/2 to π/2. Otherwise we cannot write y equal to sin inverse x for all the values of x, or in another way y equal to all real number. आगे y equal to sin inverse x. So domain of the function is equal to -1 to 1 and range of the function is equal to -π/2 to π/2. छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एक y इक्वल टू साइन x इनवर्स, ठीक है। कई बार बच्चे इन दोनों में अंतर समझ नहीं पाते हैं। ये इनवर्स फंक्शन है और ये रेसिप्रोकल है। इसका मीनिंग होता है 1/sin x, और दूसरे शब्दों में दिस इज cosec x। सो आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप साइन इनवर्स साइन x टू द इनवर्स यानी साइन x पावर -1 नहीं समझेंगे, ठीक है। या कभी ऐसे लिखा हुआ तो इनवर्स ना समझ लें, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अब इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हम बोले साइन इनवर्स
तो यहाँ पर इनपुट जो है हमारे पास -1 से लेकर 1 तक है। तो साइन इनवर्स अगर मैं बोलता हूँ 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इनवर्स का यही नेचर है या इनवर्स फंक्शन का यही प्रॉपर्टी है कि जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट के तौर पे हमें एंगल प्रोवाइड करता है, जबकि साइन फंक्शन जो ओरिजिनल है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है, वहाँ पे जब पुट करते हैं एंगल तो वैल्यू देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या देगा, उसके रिस्पेक्ट में एक एंगल देगा। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। तो यहां पर साइन के किस वैल्यू, किस एंगल के लिए 1/2 आता है, तो π/6 के लिए। वैसे ये वैल्यू एंगल 150 के लिए भी आता है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने रेंज को पहले से ही बांध लिया है, उसको लिमिटेड कर दिया है, तो हम π/2 के बाहर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, करेक्ट। तो इसका आंसर जो है वो π-π/6, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5π/6। ये नहीं होगा। आप जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में 5π/6 पुट करेंगे, साइन π/6 पुट करेंगे तब भी आएगा 1/2, और π/6 पुट करेंगे तब भी 1/2 आएगा। लेकिन इस एंगल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, इसे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रेंज से बाहर है। समझ में आ रहा है? नोट करिए इतना। अब चलते हैं y इक्वल टू cos x के लिए। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। पहले ग्राफ बनाना जरूरी इसलिए है कि ग्राफ बनाते ही हमारे दिमाग में सारा क्लियर पिक्चर आ जाता है। तो ग्राफ शुरू करते हैं। तो cos x का ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये होता है -π/2 और ये होता है π/2, आप लोग जानते हैं, और ये 3π/2 हो जाएगा, और ये बीच पर यहाँ पे कितना होगा, पाई होगा। तो फिर से इनको देखना है। तो जैसा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस था, -π/2 से π/2 हमारा प्रिंसिपल ब्रांच था, याद होगा। साइन एक्स के लिए जो ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर π/2 था साइन एक्स के लिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये फंक्शन जो है रिपीट कर रहा है, यहां पे 1 1 नहीं है, तो हमें दूसरे ब्रांच पे जाना पड़ेगा, दूसरा सेक्शन देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में हो सकता है। तो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग 0 से लेकर पाई के बीच में। तो आप देख सक रहे होंगे यहाँ पर कि 0 से पाई तक ये फंक्शन रिपीट कभी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन यहां से क्या है, सीधा सीधा डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप आगे चलेंगे। पाई से लेकर 2π में, पाई से लेकर 2π में आप देखेंगे तो यहां पर भी ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है और रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू cos x इज इनवर्टिबल इन फॉलोइंग इंटरवल। फर्स्ट 0 to π, सेकेंड π to 2π, थर्ड 2π to 3π,
एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, केवल पूरा लिखते नहीं हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं इधर भी 0 से लेकर -π तक, 0 से लेकर -π तक आप इसे हम पूरा बनाएंगे। तो 0 से लेकर -π तक इधर भी ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेज हैं जहाँ पर cos x जो है वो इन्वर्टिबल है। तो हम लोग यहाँ से फिर से एक ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं जो सबसे कम वैल्यू देता है और फील गुड को देता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो प्रिंसिपल ब्रांच है, तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x if x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है बच्चों, एंड y बिलोंग्स टू 0 to π। यानी कि जब भी इन वैल्यू को हम cos इनवर्स के x में रखेंगे, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू अब यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा आउटपुट जो होगा या रेंज जो होगा वो हमेशा 0 से π के बीच ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी शर्त पर इसे इन्वर्टिबल बनाया है, अदरवाइज ये इन्वर्स इसका निकल ही नहीं पाता। तो इसीलिए जब भी हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो एंगल मिलेगा वो 0 से लेकर π के बीच ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि कोस इनवर्स में हमेशा एंगल जो है वो पॉजिटिव मिलता है, जबकि साइन इनवर्स में एंगल निगेटिव मिल रहा था और पॉजिटिव मिल रहा था। ध्यान दीजिएगा, वहां पे रेंज क्या था आपका, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये बातें हैं, इनको आप नोट करें।